नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं यूपीएससी 2021 के मेंस के निबंध में आए हुए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करूंगी। और इसे मैंने अपने शब्दों में लिखा है, जिसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि पालना झुलाने वाले हाथ अर्थात माता पिता के हाथ में संसार की बागडोर होती है, जिनमें मुख्य भूमिका माता की होती है। बच्चा जब पालना में होता है तभी से उसका चरित्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। माता ही उस बच्चे के चरित्र निर्माण की पहली शिक्षक के रूप में बच्चों में संस्कार, स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण का कार्य बखूबी निभाती है। इस कथन में कोई दो राय नहीं है कि माँ के हाथों में ही संसार रूपी रथ की बागडोर होती है। लेकिन जिन हाथों में संसार का बागडोर है, क्या वह हाथ सशक्त है? यह इस कथन में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहते हैं कि एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, अगर एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस कथन से भी महिला के प्रभाव का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में संसार की बागडोर संभालने वाले हाथ इतने कमजोर नहीं थे। महिलाओं की स्थितियां अच्छी थी, वो शिक्षित होती थी और पालने से ही बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार देती थी। वही बच्चे बड़े होकर स्त्रियों का सम्मान करते थे, महिलाओं को पवित्र दृष्टि से देखते थे। उस समय महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि महिलाएं कितनी प्रभावशाली हैं। इसलिए तो संस्कृत में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यते तत्र वसन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल से संसार रूपी रथ की बागडोर संभालने वाली हाथ कमजोर होने लगी और महिलाओं को घर के अंदर तक सीमित कर दिया गया। प्रभाव स्वरूप महिलाओं के सम्मान में कमी आई। धीरे धीरे उन्हें कई अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। मध्यकाल आते आते महिलाएं शिक्षा से भी वंचित हो गई। महिलाओं को अब एक कैदी की तरह घर के अंदर ही रहना पड़ता था। महिलाएं एक भोग्य वस्तु बनकर रह गई थी। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद जैसे कई समाज सुधारकों ने समाज सुधार आंदोलन चलाए। महिलाओं के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, शिशुवध इत्यादि का जमकर विरोध किया। तत्पश्चात स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी, अंबेडकर एवं अन्य महिला राष्ट्रवादी जैसे सावित्रीबाई फुले, प्रभावती देवी, महादेवी वर्मा इत्यादि के कारण महिलाओं के प्रति लोगों के सोचने व्यवहार में बदलाव आए। लेकिन वर्तमान समय में आज़ादी के 75 साल के बाद भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि अब महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त है। लेकिन संसद में भी धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन 2022 तक 10% से आगे महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी है। इसीलिए महिलाओं द्वारा बराबरी के लिए सीट आरक्षण की मांग की जा रही है, जो कि यह बिल कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा है। पंचायत चुनाव में 33% सीट महिला के लिए आरक्षित है। जमीनी स्तर के निकाय में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन नाम मात्र इसका कारण है मुखिया पति की अवधारणा, अर्थात महिला मुखिया के स्थान पर उनके पति कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की कुल महिला जनसंख्या का 65.46% महिला साक्षर है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। यह महिला साक्षरता में बढ़ती महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है। महिलाओं के शिक्षित होने से एक शिक्षित माँ के रूप में अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा और संस्कार तो देती ही है, उनके स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखती है। न केवल घर के बाहर भी महिलाएं आय अर्जन में पति का हाथ बटाती है, घर परिवार का प्रबंधन भी कुशलतापूर्वक करती है। साथ ही एक शिक्षित माँ बच्चों के अधिकार एवं दायित्वों को बखूबी समझती है और समाज में फैली कई बुराइयों के विरोध में खड़ी भी होती है। न्यायिक क्षेत्र में देखें तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंची है। उच्चतम न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश में से 4 महिला न्यायाधीश हैं, जो कि 12% भागीदारी को दर्शाता है। राज्य बार काउंसिल में मात्र 2% महिला की भागीदारी है और केंद्रीय बार काउंसिल में तो महिला की कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद 2027 तक बीवी नागारत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। न्यायिक क्षेत्र की पढ़ाई की तरफ पहले की अपेक्षा महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है। अब प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अब तो वर्ष 2022 से राष्ट्रीय रक्षा संस्थान में भी महिलाओं
को भाग लेने का मौका मिलने लगा है। सेना, नौसेना में महिलाएं जाने लगी है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र इत्यादि। 1992 में महिला के हितों एवं अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर महिला आयोग का गठन किया गया। कार्यस्थल पर उत्पीड़न कानून 2013, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिबंध कानून 1961 इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान किया गया है। लेकिन इन सब उपायों के बावजूद अभी भी महिला रूपी सारथी का हाथ मजबूत करने के लिए हमें कई कदम उठाना आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी संसद, न्यायिक क्षेत्र और उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च सेवा, जहां महिला भागीदारी 30% से कम है वहां महिला आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि महिला भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। सशक्तिकरण के प्रयास में शिक्षा और साक्षरता प्रमुख घटक हो। जमीनी स्तर पर आदर्श गांव की स्थापना हो, जहां राजनीतिक, आर्थिक, न्याय के मुद्दों को महिलाएं समान भागीदारी के साथ भाग ले और उस गांव को मॉडल गांव की तरह देश के सामने पेश करें। महिला नेताओं के बीच नेटवर्किंग का विस्तार हो, जो महिलाओं के लिए बखूबी से आवाज़ बन सके। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हमारे देश की महिलाएं सशक्त होंगी तो यह न केवल महिलाओं की प्रगति होगी बल्कि पूरे विश्व की प्रगति होगी, आने वाले भविष्य की प्रगति होगी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि मैं महिलाओं की प्रगति से ही उस समुदाय की प्रगति को मापता हूँ। इसलिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का समय आ गया। इससे न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक, न्यायिक, पारिवारिक, न्याय, सैन्य सभी क्षेत्र में महिलाएं सशक्त होंगी तथा संसार रूपी रथ का बागडोर संभालने वाली महिलाएं रूपी सारथी का हाथ मजबूत होंगे। तभी तो संसार सही पथ पर चल पाएगा। धन्यवाद।